ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे हीरो पास की एंट्री होती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा डिनर बना रहा होता है और तभी हमारे हीरोइन माइंड की एंट्री होती है जो कि सच धस के बाहर आती है। तो यहाँ पे पास कहता है, आ जाओ मेरी जाने मन, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर बनाया है। उस डिनर को देखकर वो काफी खुश हो जाती है और बड़े चाव से खा रही होती है और कहती है, क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आगे पास कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, इसके लिए तुम मुझे गिफ्ट तो दोगी ना, इसकी प्राइस तो दो। तो वो उसके गाल पे किस कर लेती है, वो काफी खुश हो जाता है। आगे पास कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक और डिश बनाई है जो कि स्पेशल है तुम्हारे लिए, और उस डिश को पास लेकर वहाँ पर आता है। तो उसे देखकर माइंड काफी खुश हो जाती है, जिससे वो खोलती है, उसमें रिंग रहता है और उसे प्रपोज कर देता है। तो माइंड काफी खुश हो जाती है, उस रिंग को वो पहन लेती है। पास कहता है, आई लव यू सो मच। तो माइंड भी कहती है, लव यू टू, और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और माइंड पास को गले लगा लेती है। आगे माइंड अपने काम पे चली जाती है, वो केमिस्ट की दुकान पे दवाई बेच रही होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तो माइंड कहती है, मॉम आप कैसी, आप ठीक है ना, मुझे आपको कुछ बताना है। वो अपनी खुशी जाहिर करने ही वाली होती है कि तभी माइंड के मॉम कहती है, बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बहुत ही प्रॉब्लम में है, इसलिए माइंड जल्द से जल्द आ जाओ। कि तभी उसके डैड उस मोबाइल को छीन लेते और कहते, तुम ये क्या कर रही हो, माइंड को कुछ भी नहीं बताना है। और वो माइंड को कहते, तुम जहाँ हो वहीं पर हो, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम यहाँ की टेंशन मत लो, और फोन कट कर देते हैं। तो माइंड समझ जाती है वहाँ पे कुछ न कुछ जरूर हुआ है, इसलिए मॉम इतनी घबराई हुई थी और वो काफी डर जाती है। आगे माइंड ठान लेती है कि उसे अब वापस जाना है। वो पास के पास जाती है, उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे शहर चलो, मेरे मॉम डैड प्रॉब्लम में है और उनकी मैं एक इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे उनकी देखभाल तो करनी होगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो पास कहता है, मैं तुम्हारे शहर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत ही भयानक घटना घटी है और वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो माइंड कहती है, हम लोग इतने साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फिर भी तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हो, क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है। तो पास कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वो भयानक घटना है और मैं किस तरह उससे बाहर आ रहा हूँ, अभी तक बाहर भी नहीं आ पाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता और तुम जान के भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी। तो ये बात सुनकर माइंड सैड हो जाती है। आगे ये दोनों घर जाके सो जाते हैं कि तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और पास की तबीयत खराब हो जाती है, उसके सर में दर्द होने लगता और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो बाहर जाता है मेडिसिन लेने के लिए, पर वो उस हालत में भी नहीं रहता है कि मेडिसिन खा सके। तो वहाँ माइंड आती है, उसकी मदद करती है, उसे मेडिसिन खिलाती है और वहाँ से वो जाने लगती है, सारी बातें माइंड को बताने लगता है उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। एक्चुअली स्टोरी ये होती है, बचपन में पास सोया हुआ रहता है और उसके डैड की डेथ हो जाती है। वो काफी डर जाता है क्योंकि चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है। तो वो अपने मॉम के पास सोने के लिए जाता है अपने दोनों कान को बंद करके, क्योंकि वो काफी डर जाता है। तभी वो देखता है उसकी मॉम उसके अंकल के साथ सो रही है और उसके अंकल उसकी मॉम के रोमांस फरमा रहे, दोनों एक दूसरे के बेड पर सोए हुए हैं। ये सब कुछ देखकर वो तो शॉक्ड हो जाता है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। खुद के गले को वो मोकने लगता है ताकि वो रिलैक्स हो सके, पर उसकी हेल्प करने के लिए उसकी मॉम उसके पास नहीं आती है। बेचारा दर्द छटपटाता रह जाता है, उसकी मदद कोई नहीं करता है। ये सारी बातें रो रो के पास बता रहा होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद माइंड तो हैरान हो जाती है किसके साथ कितना गलत हुआ है। आगे पास बताता है, उन दोनों ने अपने चाइल्ड को पैदा करने के लिए मुझे अमेरिका भेज दिया। मैं मॉम को कह रहा था, मॉम मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, पर मॉम ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फूट फूट के रो रही होती। तो वहाँ पे अंकल आते और मुझे धक्का दे देते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और तुम अंदर जाओ। और अंकल पास की मॉम को शांत करने की कोशिश करते, इधर पास फूट फूट के रोए जा रहा होता है, मॉम मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। पर उसके अंकल उसके मॉम के कान में क्या कहते कुछ पता नहीं चलता और वो डर से सीधा ऊपर चली जाती, अपने बेटे की तरफ देखती भी नहीं है। और पास रोते रोते अपनी मॉम को बुला रहा होता है, पर उसकी मॉम उसके पास नहीं आती है। और पास कहता है, मैंने मॉम को कितनी बार बुलाया पर मॉम ने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा, मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरे साथ इतना बुरा किया। जब मैं अमेरिका से वापस घर आया तब मैंने देखा कि मॉम और अंकल का एक बेटा है और अंकल अपने बेटे के साथ बहुत ही खुश है, उससे वो अच्छे से बातें कर रहे हैं। तभी मैंने अपनी मॉम को बुलाया, मॉम मेरी बात तो सुनिए, पर मॉम मुझे इग्नोर कर वहाँ से चली गई। उन्होंने मुझसे बातें भी नहीं की, मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मैंने कोशिश की मॉम से बात करने के लिए, अंकल थाना बीच में आते और कहते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, और तुम्हारी मॉम तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए उसके आसपास भटकना बंद करो, अगर तुम दोबारा नजर आए तो फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी मैंने टच को पहली बार देखा था आमने सामने, अपने सौतेले भाई को। मैं रोता रह गया पर मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, इसलिए मैं थाईलैंड नहीं जाना चाहता हूँ। तो माइंड कहती, बहुत हो गया, अब तुम्हें दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे बचपन में बहुत बड़ी घटना घट गई, मुझे पता चल गया, इसलिए खुद को शांत करो और खुद को दुख देना बंद करो, मैं समझ गई तुम्हारे साथ क्या हुआ। और पास फूट फूट कर रोने लगता है।
अगले दिन माइंड अपना मन बना लेती है, वो थाईलैंड वापस जाएगी और इधर पास उसके लिए लंच बना रहा होता है। तो माइंड कहती है मेरी बात सुनो, मैं अब वापस जा रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरे मॉम डैड थाईलैंड में, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी, उनके पास ही रहना होगा, मैं वापस यहाँ पर नहीं आऊंगी। तो पास कहता कल तुमने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और अभी तुम यहाँ से मुझे छोड़कर जा रही हो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तो माइंड कहती मुझे पता चल गया तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी घटना घटी, लेकिन तुम उसकी वजह से थाईलैंड वापस नहीं जाओगे, लेकिन मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे उनके पास जाना होगा। और तुम इतने कैपेबल तो हो ही कि खुद का ध्यान रख सकते हो और तुम्हारा करियर भी यहाँ पर बना पड़ा है, तुम्हारे करियर के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जा सकते और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी, तुम मेरे साथ थाईलैंड वापस चलो। और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहती हूँ इन सारी परेशानियों से दूर करने की, पर मैं क्या करूँ, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना होगा, प्लीज पास मेरी बात समझो। तो पास कहता है इसका मतलब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। तो ये बात सुनकर माइंड रोने लगती है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। पास कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो माइंड कहती हमारा साथ यहीं तक था, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो अपनी अंगूठी खोलकर उसके हाथ में दे देती है और कहती हमारे प्यार का सफर यहीं तक का था, अगर हमें मिलना होगा तो तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। ये बात कहकर वहाँ से माइंड चली जाती है और बाहर जाके फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी पास से वो ब्रेकअप करे, क्योंकि उसे बहुत प्यार करती है। आगे माइंड अपने घर पहुंच जाती तो माइंड की मॉम माइंड को देखकर काफी खुश हो जाती और कहती थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मेरी बेटी वापस आ गई। तो माइंड कहती मैं अपनी मॉम से दूर कैसे रह सकती, तो मुझे तो आपके लिए आना ही था ना। तो माइंड कहती मॉम क्या आपने डैड से लड़ाई की है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, मुझे सारी बातें जाननी है और आप जो मुझे फोन पे बता रही थी वो सारी बातें अभी मुझे बताइए। तो माइंड की मॉम कहती अब शांत हो जाओ और हमारे साथ पार्टी में चलो, क्योंकि तुम्हारे डैड को आज अवार्ड मिलने वाला है। तो माइंड अपनी मॉम के साथ सच धज के वो पार्टी में चली जाती तो उसके डैड माइंड को देखकर काफी खुश हो जाते और कहते क्या बात है बेटा तुम भी आ गई, और वो भी बिना बताए। तो वो कहती है मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आगे माइंड अंकल को भी नमस्ते कहती है, माइंड को देखकर सभी खुश हो जाते हैं और तुम्हारी फैमिली तो काफी कमाल है, और माइंड तुम्हारे पापा को आज तो अवार्ड भी मिलने वाला है, तुम्हारे पापा ने इतना अच्छा काम किया है कि तब वहाँ पे कैमरा मैन आ जाता और कहता आप लोग की एक फैमिली फोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर माइंड के मॉम डैड अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तभी वहाँ पर थाना और उसके बेटे टच की एंट्री होती है, उसे देखकर सभी हाय हेलो करते हैं पर कोई खुश नहीं रहता। आगे थाना की नजर माइंड की फैमिली पर पड़ती है, उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी वापस आ चुकी है, अब उसे अपने प्लान पे काम करना चाहिए। आगे इनकी फैमिली फोटोशूट करवा ही रही होती है, तभी थाना को देखकर माइंड के डैड काफी सैड हो जाते हैं और उसकी मॉम भी। और थाना माइंड के डैड से कहते हैं हमें मीटिंग करनी चाहिए, हमें यहाँ से जाना होगा। पहले तो मैं तुम्हें कंग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये अवार्ड मिनिस्टर के द्वारा मिल रहा है, तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। और ये तुम्हारी बेटी माइंड है ना, क्यों ना इसे तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए कहो, क्योंकि मुझे पता है ये मेडिसिन की पढ़ाई कर वापस आई है और ये मेरी कंपनी में काम कर सकती है। तो माइंड के डैड कहते मेरी बेटी तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करेगी। आगे थाना अपने बेटे टच से माइंड को मिलवाता है, पर टच उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। आगे थाना माइंड के डैड से कहता है हमें बातें करनी चाहिए। तो माइंड के डैड कहते बेटा तुम यहाँ पे रहना, मैं मीटिंग करके आता हूँ तुम्हारी मॉम के साथ। और थाना माइंड से कहता है तुम मेरे बेटे से बात करना। आगे माइंड कोशिश भी करती है टच से बातें करने के लिए, पर टच उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। तो माइंड कहती कितना अकड़ू इंसान है ये। आगे माइंड कुछ खाने के लिए जाती, वहाँ पे उसके अंकल भी आते हैं। तो माइंड कहती है जब अंकल थाना यहाँ पे आए थे सभी का मूड क्यों उतर गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो उसके अंकल बताते हैं वो एक मेडिसिन कंपनी का ऑनर है, लेकिन वो एक थर्ड क्वालिटी का दवाई बेचना चाहता है और उसके पैसे काफी हाई प्रोफाइल के रहते हैं, और तुम्हारे डैड उसके खिलाफ रहते हैं, उसकी मेडिसिन को बिना जाँच पड़ताल के किसी हॉस्पिटल में भेजने से मना कर देते हैं, और उनकी दवाइयाँ खा के बहुत लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, इसीलिए उनसे सभी नफरत करते, पर उसके सामने उनके मुँह पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो माइंड कहती है मेरे डैड हैं ही कूल, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। आगे वहाँ पे माइंड के डैड आ जाते हैं। तो माइंड कहती है मॉम कहाँ पर है। तो उसके डैड बताते हैं तुम्हारे मॉम के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऑफिस में ही आराम कर रही है। तो माइंड कहती है मॉम ठीक है ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कितने यहाँ पे स्टाफ आती है और माइंड के डैड को बुलाती है और कहती है अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाला, आपको सर वहाँ जाना होगा। आगे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और माइंड के डैड को स्टेज पे बुलाया जाता है और माइंड काफी खुश होती है, और माइंड के डैड स्टेज पर जाते हैं और वहाँ पर एक अच्छी सी स्पीच देते हैं और कहते हैं मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा और गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। इधर माइंड अपनी मॉम को मैसेज कर रही होती है मॉम आप कहाँ पर हैं, जल्दी आ जाइए ना, डैड की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें अवार्ड मिलने वाला है। पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती है। इधर मिनिस्टर आके माइंड के डैड को अवार्ड दे देते और कहते इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आगे उन्हें स्पीच देने के लिए कहा जाता है और ये सब कुछ थाना देखकर स्माइल कर रहा होता है, और माइंड अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मॉम आप ठीक है ना, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। और माइंड के डैड सभी के सामने कहते मैंने आज तक कभी कोई गलत काम
काम नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। किसी के सामने नहीं झुकूंगा, कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। मैं हमेशा जनता की सच्चे दिल से सेवा करूंगा। आगे माइंड अपनी मॉम को बार बार कॉल कर रही होती है पर उसकी मॉम उसके कॉल को नहीं उठाती और माइंड के डैड थाना को पूरी अच्छी तरह से समझा रहे होते हैं कि वो जो गलत कारनामा करने की कोशिश करे वो मैं कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा और उसे इनडायरेक्टली वे में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे वो अपने सही रास्ते पे आ जाए, गलत रास्ते को छोड़ दे, क्योंकि मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा। कि तभी अचानक वहाँ पर माइंड की मॉम ऊपर से नीचे गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर माइंड चिल्लाने लगती है, मॉम आपको क्या हो गया? ये सब देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और माइंड और उसके डैड की हालत काफी खराब हो जाती है। आगे पास काफी माइंड को मिस कर रहा होता, उसके बारे में सोच रहा होता। जब उसके साथ थी वो कितनी खुश थी, वो भी उसके साथ रह के कितना खुश था और दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था। अपनी प्यार वाली मोमेंट को वो याद कर रहा होता है और वो दुखी होता है और वो मन बना लेता है कि वो अब माइंड के पास जाएगा। इधर माइंड अपने मॉम को मिस कर रही होती है और उनकी आखिरी वीडियो को देख रही होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहती है। तो अपने मॉम को याद करके वो फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, मॉम आप मुझसे दूर क्यों चली गई? मैं कैसे जीऊंगी? आप मेरे पास वापस आ जाइए। और रोए जा रही होती है। इधर पुलिस वाले घर आते और माइंड के डैड के हाथ में एक लेटर देते और कहते हैं कि आपकी वाइफ ने सुसाइड किया था और ये नोट उसने ही लिखा है, आप खुद देख सकते हैं। और हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जिससे कि पता लगा सके कि आपकी वाइफ का डेथ हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ही सुसाइड किया था। अब इस केस को यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। ये सब कुछ देखकर माइंड के डैड काफी दुखी हो जाते हैं पर वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तो माइंड कहती है, डैड ऐसा नहीं हो सकता, मॉम सुसाइड कैसे कर सकती है? और माइंड पुलिस वालों को भी कहती है, आपको इस केस की छानबीन करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता लगाना होगा मेरी मॉम के साथ क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था और आपके मॉम ने तो ये सुसाइड नोट भी लिखा है, इसीलिए हमें इस केस को क्लोज करना होगा। तो माइंड गुस्साने लगती है और कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर माइंड के डैड कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, हमें आगे केस नहीं करना है। ये सबको सुनकर माइंड तो हैरान हो जाती है और माइंड अपने डैड से सारी बातें पूछती उस रात आखिरकार क्या हुआ था। तो माइंड के डैड बताते हैं, थाना ने हमें एक प्रपोजल दिया था और उसके बदले वो मुझे ढेर सारे पैसे देने की भी कोशिश कर रहा था, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसकी बात नहीं मान रहा था और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे थर्ड क्वालिटी मेडिसिन को कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे गलत मंसूबे को कभी भी कामयाब होने के लिए नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। तो थाना कहता है, पहले अपनी वाइफ की करतूते तो देख लो, तुम इसके बदले क्या कर पाओगे, थोड़ा ये बताओ। कि तभी वो देखता है उसकी वाइफ के अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता और ये सब कुछ उसकी वाइफ देखकर तो हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में हनी। तो थाना कहता है, मुझे अच्छे से पता है इसके बारे में, ये सारे पैसे तुम्हारी वाइफ ने लिए, ये कैसे दोगे ये बताओ। तो माइंड के डैड उसकी जाँच पड़ताल करने लगते और कहते, तुमने मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश की, मैं जाके इसके बारे में कंप्लेन कर दूंगा। तो थाना कहता है, पहले कुछ करने से पहले इस वीडियो को देख लो अच्छे से, जिसमें वो लेडी कह रही होती है, सारे पैसे मैंने इसी के अकाउंट में डाले थे और इसने ही मुझे कहे थे। वो लेडीज पूरी तरह से फंसा देती है। एक्चुअली ये सारे पैसे डोनेशन के रहते हैं जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं रहता है और वो घबरा जाती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया। तो यहाँ पे माइंड के डैड कहते, तुम ये सब कुछ करना बंद करो, मैं तुम्हारे काले करतूतों में साथ नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। तो थाना कहता, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो मेरी बातें माननी होगी। पहले तुम्हें अपनी वाइफ को बचाना, उसके बाद तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे टच से करवानी होगी। तो माइंड की मॉम ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है और कहती है, हनी अब क्या होगा, ये सब कुछ क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे माइंड के डैड गुस्साने लगते हैं और कहते, तुम मेरी बेटी का नाम मत लेना और मेरी फैमिली से दूर हो, मैं तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मानूंगा। पर थाना ढीठ की तरह कहता, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें तो मेरी बातें माननी ही होगी। तो माइंड के डैड कहते, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बातें कभी नहीं मानूंगा। और ये बात कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी बातें माइंड के डैड बता देते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो तो शॉक्ड हो जाती है और माइंड कहती है, आपको क्या लगता है सच में मॉम ने ऐसा क्या होगा? क्योंकि मैंने उस दिन जब मॉम नीचे गिरी थी मैंने किसी आदमी को देखा था, मुझे लगता है मॉम को किसी ने धक्का दिया था। तो माइंड के डैड कहते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए तुम शांत रहो। तो माइंड खुद को अकेला समझती है और वो पास को कॉल लगाती है। तभी उसका कॉल नहीं लगता तो वो आंटी को कॉल लगाती है। तो आंटी से बताती है कि पास तुम्हारे पास ही आ रहा है और उससे तो अभी तक तुम्हारे पास पहुंच भी जाना चाहिए, तुम उसे कॉल लगाकर देखो, शायद कॉल लग जाए। तो माइंड कहती थी कि मैं उसे कॉल करके देखती हूँ वो कहाँ पर है। इधर पास थाईलैंड आ जाता है और अपना मोबाइल ऑन करने ही वाला होता है तो वहाँ पे एक लेडी जाती है, इसके सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। तो पास कहता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो आंटी कहती, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी मदद कर दो, यहाँ पे मेरी कार लगी हुई है। तो पास उसकी मदद करने लगता है उसके सारे सामान को उसके कार में रखने की। तभी इधर से कुछ गुंडे आते और पास को बेहोश कर वहाँ से लेकर चले जाते उसे किडनैप करके। और ये औरत उन्हीं सारे गुंडों से मिली
ली होती उनके सारे सामान को कार में रख देती है। इधर माइंड बार बार पास को कॉल लगा रही होती पर उसका कॉल नहीं लगता तो वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर पास को किडनैप करके लाया जाता है। पास कहता है तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो वो किडनैपर हंसने लगता है। तभी वहाँ पे थाना आता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे दोबारा मत आना, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो पास कहता आप एक घटिया अंकल है जो कि मेरी मॉम के साथ सोते हैं और कुछ भी नहीं। तो थाना इस बात पर हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, समझ में नहीं आ रहे मेरे सौतेले बेटे, इसीलिए तुम्हारी खातिरदारी तो बनती है ना, वही मैं तुम्हें करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था यहाँ दोबारा वापस कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, अब भुगतो। और थाना का आदमी पास का गला घोटने लगता है और ये सब कुछ देखकर उसे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा होता और वो कहता है इसे जान से मार डालो। तो पास खुद को बचाने के लिए नीचे गिर जाता है। तो थाना कहता है तुम्हारी जी हालत हो रही है सब कुछ तुम्हारी वजह से है, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, तुम जहाँ थे वहीं रहते, यहाँ पे क्या करने आए हो मुझे बताओ। तो पास कहता आप एक घटिया इंसान है, मैं आपके पास तो नहीं आया था, मुझे छोड़ दीजिए। पर थाना उसकी एक नहीं सुनता, उसे कूटता रह जाता है और पास को काफी चोट लग जाती, उसकी काफी कुटाई होती और थाना उसे बहुत मारता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक उसके बेटे का कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसका बेटा यहाँ से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहा और उसके खिलाफ सारे सबूत उसके पास है। तो थाना कहता तुम जहाँ कहीं वहीं पर हो, मैं आ रहा हूँ। और थानेदार कहते हैं पास को ठिकाना लगा दो, इसे कहीं फेंकवा दो। तो थाना के सेक्रेटरी कहता है ठीक है बॉस मैं वैसा ही करूंगा। और पास बेहोश हो जाता है, उसे गाड़ी में बंद कर दिया जाता और बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही होती है। इधर थाना अपने बेटे के पास जाता और कहता है तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे चैन से रहने के लिए नहीं दोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। तो टच कहता है आप मुझे कह रहे मेरा दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, आप कितने घटिया घटिया काम किए जा रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहा है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या कि आप मुझे वो बिजनेस दे दे, मुझे नहीं चाहिए, आपको तो मेरी बातें समझ में ही नहीं आती, ये सब कुछ पास का है ना, पास को ही दे दीजिए, आप इतना बाप बाप क्यों कर रहे हैं, मुझे आपकी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुनकर थाना को गुस्सा आ जाता, वो खींच कर एक थप्पड़ टच को मार देता और कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम मुझे ही आंख दिखा रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। दूसरी ओर पास को होश आ रहा होता है, इधर थाना का गुंडा उसे कहीं लेकर जा रहा होता है। तो पास होश में आते ही खुद को बचाने के लिए उसका गला घोटने लगता और कहता है गाड़ी रोको। पर वो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी चलाता रहता है। और इधर थाना टच से कहता तुम मुझे वो सबूत दे दो जो मेरे खिलाफ तुम्हारे पास है। तो टच कहता है मैं आपको वो सबूत कभी नहीं दूंगा और अपने प्लान में आप मुझे भी शामिल करना चाहते हैं, मेरी शादी माइंड से करवाना चाहते, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको वो सबूत दूंगा। तो थाना उससे सबूत लेने की कोशिश करता है। टच ड्राइवर का गाड़ी रोकने लगता और कहता है गाड़ी रोको। जिस चक्कर में ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों गाड़ी की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है, जिसमें टच और पास दोनों ही रहते हैं। दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता और दोनों रोड पर इधर उधर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बेहोश हो जाते हैं। इधर माइंड उसी रास्ते से गुजर रही होती तभी उसे याद आता है ये जूते तो मैंने पास को दिए थे और ये वही जूते हैं। तो वहाँ से माइंड नीचे उतरती है और वहाँ देखने के लिए जाती है। तो वो ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती क्योंकि वहाँ पे पास की हालत काफी खराब रहती है। उसे एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जाया जा रहा होता है और ये सब कुछ देखने के बाद उसके तो पैर थोड़े जमीन ही खिसक जाती है, ये पास के साथ क्या हो गया। और वो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल चली जाती है। तो वहाँ की नर्स कहती है मैम आप बाहर जाके बैठी, आप अंदर नहीं आ सकती। तो माइंड रोने लगती है पास की हालत को देखकर। आगे डॉक्टर पास का इलाज कर रहे होते, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो माइंड ये सब कुछ देखकर रोने लगती है और वो अंदर जाने लगती है, पर नर्स उसे अंदर जाने के लिए नहीं देती है। आगे डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं पास को बचाने की, पर वो लोग पास को नहीं बचा पाते, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। और डॉक्टर इस बात को कोशिश करते हैं अब ये पेशेंट नहीं बचा। इधर टच की भी हालत काफी खराब रहती है, पर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही होती है, पर उसकी जान बच जाती है, उसे कुछ नहीं होता है, बस वो बेहोश हो जाता है। कि तभी वहाँ पे टच की मॉम आ जाती है और कहती है मेरी बेटी की हालत कैसी है। कि तभी वो देखती है उसके हस्बैंड की भी तबीयत उतनी ही नाजुक है, उनके साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया। और वो कहती है मैं इनकी वाइफ हूँ, इनका इलाज जल्द से जल्द कीजिए। और ये सब कुछ वहाँ पे माइंड देख रही होती है और माइंड को पास के लिए बुरा लग रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि पास अब इस दुनिया में नहीं है और वहीं पर से पास की बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, पर पास की मॉम नहीं देख पाती उसका एक बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आगे माइंड पास के पास जाती, उसे देखती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी हालत काफी खराब थी, ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो रोए जा रही होती है और कहती पास तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अब मैं क्या करूंगी। और माइंड फूट फूट कर रोए जा रही होती है। इधर टच को होश आता है और वो माइंड की ओर देखता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता और बस देखता है माइंड को। इधर पुलिस वाले भी आ जाते इस केस की छानबीन करने
करने के लिए, पर थाना का सेक्रेटरी सारी बात को संभाल लेता है और कहता है ये तो अचानक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक की डेथ हो गई और वो हमारे फैमिली मेंबर का ही था। और ये सारी बातें माइंड वहाँ पे सुन रही होती है। पुलिस वाले और थाना का सेक्रेटरी क्या बातें कर रहे हैं, तो थाना का सेक्रेटरी बताता है कि वो थाना का सौतेला बेटा था जिसकी एक्सीडेंट हुई और वो इस दुनिया में नहीं है और ये सारी गलती ड्राइवर की गलती की वजह से यहाँ पे तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसीलिए आप इस केस को यहीं पर रफा दफा कीजिए, हम लोग आगे का देख लेंगे क्योंकि सर ने यही ऑर्डर दिया है। तो ये सब कुछ सुनकर माइंड तो शॉक्ड हो जाती क्योंकि उसकी केस की छानबीन नहीं हो रही होती, उसे वहीं पे बंद किया जा रहा होता है और वो लोग पास का फिनल भी करने वाले नहीं होते। ये सब कुछ जानने के बाद वो पास के पास जाती है, उसके शरीर को देखती है, उसे लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है और उसकी शरीर पर बहुत चोटें रहती है। ये सब कुछ देखकर वो रोने लगती है और वो पास के सामान से अपना रिंग ले लेती है। उस रिंग को देखकर वो रोए जा रही होती है। उसे लगता है कि पास उसके पास आ रहा था, फिर ये सब कुछ उसके साथ कैसे हो गया, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर ढेर सारे निशान रहते, उसका गला घोटा रहता, हाथ बांधा हुआ रहता, उसे काफी चोटें लगी होती है। ये सब कुछ देखकर वो समझ जाती इसका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, इसके साथ बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और वो चोरी छिपे पास की सारी फोटो खींच लेती, उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ रहता है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके और पता लगा सके कि पास के साथ क्या हुआ है। तो तभी एक बंदा आता और कहता आप यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो बताती मैं अपने बॉयफ्रेंड को देखने आई हूँ, वो भी लास्ट बार। और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे माइंड वहाँ से जा रही होती, उसे पता चलता है कि पास का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था कि पता लगा उसके साथ क्या हुआ था। उससे पहले ही उसके शरीर को दाह संस्कार के लिए लेके जाया जाता है, जिसके बारे में सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती और दौड़ के वो पास के पास जा अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उसका फेयरवेल नहीं मनाया जाता है। तो वहाँ का गार्ड उसे फूल देता है और कहता है ये उसी की बड़ी है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये देखकर माइंड कहती है आप लोग कैसे ऐसा कर सकते, पहले इसकी फैमिली को तो बुलाते, इसकी अच्छी तरह से फेयरवेल तो मनाया जाता है ना, आप लोग ने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो गार्ड कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था इसलिए मैं उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकता, आप इनसे लास्ट बार मिल सकती है। तो वो फूल उसे चढ़ा देती है और कहती है पास तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे खुश रहना, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में पता लगा कर रहूंगी और तुम्हारे गुनहगारों को मैं सजा दिलवाऊंगी। कि तभी पास के मॉम को पता चल जाता उसके बेटे के साथ क्या हुआ। वो रोते चिल्लाते वहाँ पर जाती और कहती है तुम लोग को किसने हक दिया ये सब कुछ करने का, मेरा मुझसे पूछे, वो मेरा बेटा था। और वो पास पास चिल्लाकर वहाँ पे आ रही थी क्योंकि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाती है। तो वहाँ का बंदा बताता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था और आपके हस्बैंड ने ही ऑर्डर दिया था, इसलिए मैंने सब कुछ किया और मुझे कहा गया उसका अब कोई नहीं है इस दुनिया में और उसके शरीर से किसी को लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर पास की मॉम रोए जा रही होती है और थाना का सेक्रेटरी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है मैम यहाँ से चलिए, क्योंकि सर ने ये ऑर्डर दिया था सब कुछ करने का। तो पास की मॉम उसे खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये मेरा बेटा था ना कि थाना का, उसे किसने हक दिया है ये सब कुछ करने का, वो होता कौन मेरे बेटे के मामले में डिसीजन लेने का। और ये सब कुछ वहाँ पे माइंड सुन लेती है, उसे पता चल जाता है कि ये पास की मॉम थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि पास ने बताया था उसकी मॉम तो उससे नफरत करती है, उससे बात भी करना नहीं चाहती, ना ही उससे मिलना चाहती थी और ना ही उसके लिए कभी स्टैंड लिया। फिर यहाँ पे आके क्यों ये लड़ झगड़ रही है, ये सब कुछ देखकर वो तो हैरान हो जाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या सच और क्या झूठ है। माइंड अपनी मॉम के फेयरवेल पे आती है, उसके डैड कहते हैं माइंड तुम कहाँ पे थी, मुझे अभी तक दिखी नहीं, क्या हुआ बेटा मुझे सारी बातें बताओ। तो माइंड कहती है डैड मिनिस्टर साहब आए हैं। तो माइंड के डैड कहते हैं बेटा तुम उन्हें अटेंड कर लो, मैं तुम्हारे मॉम को अभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ कुछ देर के लिए। तो माइंड कहती है ठीक है और वहाँ से वो मिनिस्टर के पास चली जाती है उन्हें श्रद्धांजलि दिलवाने के लिए। फिर माइंड बाहर आती है, वो काफी दुखी होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम और अपने बॉयफ्रेंड दोनों को खो दिया होता है और वो पास को काफी मिस कर रही होती, उसके रिंग को देख रही होती कि तब एक स्टाफ की गलती की वजह से उसकी रिंग नीचे गिर जाती है और उसे वो ढूंढने लगती है और वो स्टाफ कहते हैं आई एम सॉरी मैम मेरी गलती की वजह से आपकी रिंग नीचे गिर गई। तो वो कहती कोई बात है तुम यहाँ से जाओ मैं इसे ढूंढ लूंगी। तो वो रिंग उसके दोस्त को मिलता है और उसे वो दे देता है। तो नन कहता है मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे साथ जो हुआ, क्योंकि आंटी ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम आओगी तो वो नई नई डिश बनाएंगी, वो काफी खुश थी कि तुम आने वाली हो, फिर ये कैसे हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला और तुम्हारी मॉम इतनी खुश मिजाज की थी, फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो नन कहता तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो माइंड नन से कहती है तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें मैं सारी बातें बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी मॉम ने सुसाइड किया है। तो नन कहता तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। तो माइंड बताती है जब मेरी मॉम ऊपर से गिरी थी मैंने किसी को वहाँ पर देखा था, मुझे लगता है मेरी मॉम को किसी ने धक्का दिया क्योंकि मॉम हंसते खेलती थी, वो सुसाइड कैसे कर सकती। पर मेरे डैड ने बताया सुसाइड करने से पहले उनकी बहस थाना से हुई थी, इन दोनों के बीच बकवास भी हुआ था, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। जैसे ही थाना का नाम सुनता नन कहता तुमने किसका नाम लिया, उस थाना का, उसके बारे में तो मुझे पता, वो एक नंबर का क्रिमिनल है, खाली गलत गलत काम करता है। तो माइंड कहती मेरे डैड ने उसके काम को करने से मना कर दिया था, इसलिए वो मॉम को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो नन कहता मुझे पता ही था अंकल कभी भी
उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड कभी भी गलत का साथ नहीं देते। तो माइंड आगे पास के बारे में बताती है, क्या तुम इसे देखकर बता सकते हो इसके साथ क्या हुआ था? तो नन कहता है मैं इसके बारे में पता लगाकर तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इसका एक्सीडेंट नहीं, इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसके बारे में मुझे पता लगाना होगा, तभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। तो माइंड कहते तुम इसके बारे में पता लगाओ, क्योंकि मेरी मॉम और इसके साथ बहुत ही गलत हुआ और इन दोनों केस पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो नन कहता तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आगे नन कहता क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन था? तो यहाँ पे माइंड बताती है मेरा बॉयफ्रेंड था जो अब इस दुनिया में नहीं है और इससे मैं बहुत प्यार करती थी। इधर थाना की हालत काफी खराब रहती है और वो डॉक्टर पे ही चिल्ला रहे होते और कहते तुम लोगों ने मेरा इलाज नहीं किया और सभी पे कुछ से कुछ फेंकने की कोशिश कर रहे होते। तभी वहाँ पर थाना की वाइफ आ जाती है और कहती है शांत हो जा, और डॉक्टर सबको वहाँ से बाहर निकाल देती है, सभी को रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है तुम ये नौटंकी करना बंद करो, और थाना को शांत करने की कोशिश करती है। और थाना की वाइफ सारे मैटर को संभालने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर और वहाँ के सारे स्टाफ निकल जाते हैं रूम से बाहर, और टच की मॉम कहती तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। तो वहाँ पे थाना की सेक्रेटरी को भी बाहर जाना पड़ता है। आगे वो अपने हस्बैंड की देखभाल करने लगती है। तो थाना कहता तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा मेरी ऐसी हालत देखकर। तो वो कहती तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, समझे? तुम यहाँ पे किसी और को ब्लेम देना बंद करो। तो थाना उसे डराने धमकाने लगता और कहता है तुम्हारे बेटे से मैंने तुम्हें मिलने नहीं दिया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर। जैसे ये बात सुनती उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता और वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या है, खुद देख लो अपनी आंखों से। और उसके पैर पर से कमल हटा देती क्योंकि उसका एक पैर कट चुका होता है। उसकी ऐसी हालत हो जाती है और वो कहती है तुमने जिसके साथ जितने गलत काम किए है ना उसकी सजा तुम्हें भगवान दे रहा है। खुद की हालत देखो, तुम तो खुद अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो सकते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरा बेटा जहाँ जाने का था वो जा चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है और इसी जन्म सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है और वो चीज तुम्हें मिल चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद वो काफी गुस्सा आ जाता और वो चिल्लाने लगता और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती तुम्हें मैं तुम्हारी हालत पे छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से वो गुस्सा कर चली जाती है। तो थाना उसे चिल्लाते रह जाता और कहता है रुको मेरी बात सुनो, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती, ना ही उससे डरती है और वहाँ से वो चली जाती है। थाना को उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। तो थाना चिल्लाने लगता और वो उठने की कोशिश करता है पर वो बेड से नीचे भी नहीं उठ पाता है। अपनी हालत देखकर वो परेशान हो जाता है, अब वो आगे क्या करेगा, और वो बौखला जाता है और वो चिल्लाने लगता है। इधर पास की मॉम अपने बेटे को श्रद्धांजलि देती है और कहती है बेटा तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना, इस जिंदगी से तो तुम आजाद हो चुके हो, अब तुम स्वर्ग में आराम करना। जब तुम मेरे पास थे मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, अब तुम मुझसे दूर हो गए, तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। और अपने बेटे को देखकर वो फूट फूट कर रोए जा रही होती और वहाँ से श्रद्धांजलि देकर चली जाती। तब यहाँ पे माइंड भी आती और ये सब कुछ देख रही होती कि पास ने कहा था उसके मॉम उससे बहुत नफरत करती, कभी भी प्यार से उससे बातें नहीं की और उन्हें अकेला छोड़ दिया था। क्या सच क्या झूठ माइंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पर वो पास से कहती है मैं तुम्हारे गुनहगारों को सजा दिलवा के रहूंगी, तुम्हारे साथ ही सब कुछ जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे सारे गुनहगारों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। आगे टच की मॉम टच से मिलने के लिए जाती है, उसकी हालत में थोड़ी सी सुधार आ रही होती है। वो अपने मॉम को देखता है पर वो उठ नहीं पाता। कि तभी डॉक्टर आते और बताते हैं ये अभी बेहोश है, जब तक ये होश नहीं आता हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो टच की मॉम कहती है बेटा शांत हो जा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आगे माइंड नन के पास जाती है और सारी बातें पूछती है। नन उसे बताता है तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, पास के साथ बहुत ही गलत हुआ, पहले इसको कुटा गया, इसकी हालत काफी खराब थी, उसके बाद इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्योंकि इसके साथ जिसने भी सब कुछ किया है वो काफी प्रोफेशनल है, उसी ने इसे खूब कूटा है, इसकी हालत देखकर यही लग रहा है, और पहले इसका किडनैप किया गया था तभी इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये सारी बातें जानने के बाद माइंड शॉक्ड हो जाती है और माइंड रोने लगती है और कहती है पास के साथ कितना गलत हुआ, जिसके बारे में पता लगाना होगा, जिसने भी पास के साथ ये सब कुछ किया। मेरा सारा शक तो उस थाना पर ही है, क्योंकि थाना ही उसका दुश्मन था, हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो नन कहता है शांत हो जाओ, तुम इस तरह हड़बड़ी में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि थाना ने सब कुछ किया था, और तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस केस की छानबीन करूंगा, और जो कुछ भी हुआ होगा पास और तुम्हारे मॉम के साथ मैं उन सभी बातों का पता लगाऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। और मैं तुम्हारे मॉम के भी केस की छानबीन करने के लिए गया था, अभी तक मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें उस छत पर जाना होगा जहाँ पे तुमने कुछ देखा था, तभी कुछ पता चल सकता है आखिरकार वहाँ क्या हुआ था। तो माइंड कहती जो भी अपडेट हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो नन कहता है ठीक है, और ये बात कहकर वहाँ से वो चली जाती है। तो नन के टीम उसका मजाक बनाने लगता है, कहते क्या बात है सर आपकी गर्लफ्रेंड आ गई? तो नन बताता वो मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं, बचपन से मैं उसे जानता हूँ। आगे पार्किंग को लेकर बहस छिड़ जाती है, तो वहाँ पे एक लेडीज को एक जेंट्स परेशान कर रहा होता और कहता मैं नहीं हटाऊंगा, क्या कर लोगी? तो नन उसे
समझाता और कहता है वो गलत नहीं कह रही है, तुम्हें अपनी कार सही से लगानी हो, नहीं तो मैं तुम पर कार्रवाई कर दूंगा। तो वो डर जाता और गाड़ी को वो साइड कर देता है। तो वो लड़की को देखते ही स्माइल करते और कहते थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। आगे माइंड के डैड अपनी वाइफ को काफी मिस कर रहे होते और उसके हर सामान को अच्छे से सजा के रख रहे होते। तभी वहाँ पर माइंड के डैड कहते बेटा अब तुम अमेरिका वापस चली जाओ और पास से तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम काफी खुश रहो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करो। तो माइंड ये बात सुनकर रोने लगती और कहते डैड अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पास का एक्सीडेंट हो गया और अब इस दुनिया में वो नहीं है। तो ये बात सुनकर माइंड के डैड तो शॉक्ड हो जाते और कहते ये सब कुछ कब हो गया। तो माइंड सारी बातें अपने डैड को बता देती है और कहते इन सब के पीछे और किसी का नहीं थाना का हाथ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उसकी फैमिली ने मेरी मॉम के साथ भी सब कुछ किया और उसके साथ भी ये सब कुछ सुनकर माइंड के डैड उस पर गुस्साते और कहते तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। और माइंड अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है। आगे माइंड को नन का कॉल आ जाता है, उसके पास वो चली जाती और नन उसे बताता है कि मैंने उस बंदे से बात करने की कोशिश की थी, उस रात छत पर क्या हुआ था उसे कुछ याद है, बस इतना याद है कि उस आदमी ने कौन सी ड्रेस पहनी थी। ये सब ड्रेस के बारे में जैसे ही माइंड जानती है उसके दिमाग में टच का ख्याल आता, क्योंकि टच ने भी सेम वैसा ही ड्रेस पहना था, उसने टाई नहीं पहनी थी और उसे लगता है उसकी मॉम के साथ और किसी ने ही टच नहीं कुछ किया है। तो वो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उस बंदे के पास नन के साथ उस आदमी के ठिकाने पर जाती है जहाँ पर वो बंदा रहता है। तो नन उसके घर के बाहर रहता है और बार बार दरवाजा खटखटा रहा होता है कि वो दरवाजा खोले, पर वो नहीं खोलता है। तो वो सीधा अंदर जाता और देखता है कि वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब देखने के बाद वो तो शॉक्ड हो जाता है। सभी वहाँ पे आदमी भी जुट जाते और कहते हैं सब कुछ कैसे हुआ, पर किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। और नन माइंड से कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो माइंड कहती पक्का ये सब कुछ थाना नहीं करवाया है अपने बेटे को बचाने के लिए। आगे टच को होश आता है तो उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं तुम मुझे वो चिप्स लाकर दे दो जहाँ पे तुमने नुका के रखा और मुझे बता दो कहाँ पर है, मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगा, नहीं तो तुम सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जब तुम्हें पता है ना पास के साथ मैंने क्या किया, वही चीज मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मुझे बता दो वो चिप्स कहाँ है, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ। तो टच कहता है मुझे नहीं पता चिप्स के बारे में, आप किसके बारे में बात कर रहे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता वो चिप्स कहाँ है। तो थाना टच को डराने लगता और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम याद करो और वो चिप्स कहाँ है मुझे बता देना, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस बात को अपने दिमाग पर जोर डालना। तो वहाँ पर डॉक्टर आने लगते हैं तो वहाँ से थाना को जाना पड़ता है और थाना वहाँ से चला जाता है। तो टच को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था उस चिप के बारे में। आगे इस बात का पता लगाने के लिए उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है, उसे कुछ याद क्यों नहीं है और उसे टच क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो टच नहीं वो पास है। तब टच अपने आप को आईने में देखता है, उसे पता चलता है कि टच के बॉडी में पास की आत्मा चली गई है। और ये सब कुछ देखने के बाद टच तो शॉक्ड हो जाता है, ये क्या हो गया। और पास को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो काफी डर रहा होता, ऐसा नहीं हो सकता, और वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। टच के शरीर में उसकी आत्मा क्या कर रही है। आगे थाना से मिलने के लिए माइंड आती है और कहती है मेरे डैड ने आपकी शर्त को मान लिया है, वो आपके बेटे के साथ मेरी शादी कराने के लिए तैयार है, आप जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करेंगे, लेकिन जब मैं आपकी बहू बन जाऊंगी उसके बाद वो कोई डील साइन करेंगे, इसके लिए आपको मानना होगा। तो थाना कहता है क्या बात है, तुम तो काफी कमाल की निकली, जो तुम्हारे डैड नहीं कर पाया वो चीज तुमने इतनी आसानी से कर दिया, मैं काफी खुश हूँ, तुम जाके मेरे बेटे से मिल सकती हो। तो माइंड कहती है अंकल अपना ध्यान रखिएगा, ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो थाना ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता और वो कहता है मेरी बहू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसा मैं चाहता हूँ वो ऐसा ही करेगी, लेकिन ये बात इसे नहीं पता कि ये मुझे नहीं फंसा सकती, ये मेरे जाल में फंस जाएगी। इधर पास कोने में बैठा हुआ रहता है, तभी वहाँ पर माइंड आती है और वो नर्स को कॉल कर देती है और कहती है कि टच की हालत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर आ जाइए। तो पास जैसे ही माइंड को देखता है वो काफी खुश हो जाता है और उसे सारी बातें बताना चाहता है कि टच के शरीर में उसकी आत्मा है, पर माइंड अपनी बातें टच से कह देती है और टच को कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए तुम रेडी रहना, तुम्हारे डैड को मैं सारी बातें बता दी। ये सब कुछ सुनने के बाद वो तो शॉक्ड हो जाता है और माइंड वहाँ पे नर्स को बुला देती है और कहती आप इनका चेकअप कर लीजिएगा, ये कोने में बैठे हुए थे, इनकी हालत ठीक है क्या नहीं, क्योंकि इनका ठीक होना बहुत ही जरूरी है। ये बात कहकर माइंड वहाँ से चली जाती है। तो टच उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे पूरी कोशिश करता है बताने की कि मेरी आत्मा इसके शरीर के अंदर है, पर माइंड उसकी एक बात नहीं सुनती। आगे टच इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है पास के साथ क्या हुआ, और वो काउंटर पे जाके पूछता है, तब उसे पता चलता है कि पास अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी बॉडी को श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। ये सब कुछ जानने के बाद वो तो शॉक्ड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है ऐसा कैसे हो गया और वो सदमे में चला जाता है। तो नर्स उसे उठाकर रूम में जाकर बेड पर लिटा देते हैं और टच सोच में पड़ जाता है अब वो आगे क्या करेगा, क्योंकि उसके शरीर में तो पास की आत्मा है और पास को
ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है और ये सब कुछ उसके साथ क्यों हुआ। उसे टच का सहारा लेकर यहाँ पे जीना पड़ेगा क्योंकि शरीर टच का है और आत्मा पास की है। ये सब कुछ देखकर वो क्या करेगा आगे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर माइंड पूरी तैयारी कर लेती है सभी से बदला लेने के लिए क्योंकि टच की पूरी फैमिली ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और इन सब के पीछे किसका हाथ है इसके बारे में पता लगाने के लिए वो पूरा टारगेट टच को कर लेती है क्योंकि उसे लगता है इन सारे कारनामों के पीछे और किसी का नहीं टच का हाथ है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। मेरे पास कहता है मैं टच के बॉडी में क्या कर रहा हूँ और ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इसके शरीर में आ सकता हूँ। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है तभी वहाँ पर टच की मॉम आ जाती है और कहती है टच तुम खड़े कैसे हो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए, आओ बेटा बैठ जाओ और यहाँ पे आराम करो। उसे बैठा देती है और कहती है मुझे नर्स ने कहा कि तुम नीचे गए थे और पास को ढूंढ रहे थे, उसके बारे में पूछ रहे थे और बेहोश हो गए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो टच अपने मॉम को देखे जा रहा होता है तो टच की मॉम कहती है बेटा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और खुद को ब्लेम करना छोड़ दो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर टच कोई जवाब नहीं देता और वो काफी दुखी हो जाता। उसकी ऐसी हालत देखकर टच की मॉम कहती है बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। तो टच रोने लगता है और उसे पास्ट की बात याद आती है जो पास के साथ हुआ था। पास बचपन में काफी दुखी था और वो अपनी मॉम के पास जाता पर उसकी मॉम अंकल के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती और ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख लेता है। आगे वो अमेरिका नहीं जाना चाहता था पर उसकी मॉम उसे अमेरिका भेज देती, अपने से दूर कर देती। वो रोता रह जाता और कहता भी मॉम मुझे कहीं नहीं जाना, पर उसकी मॉम उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती और अपने बेटे को छोड़कर वो सीधा ऊपर चली जाती। आगे जब वो बड़ा होता है फिर से अपनी मॉम के पास आता है पर फिर भी उसकी मॉम उसे धुतकार देती, उसे कभी प्यार से बात नहीं करती और अभी यहाँ पे प्यार लुटाने आई है। ये सारी बातें सोचकर उसे बहुत ही बुरा लगता और गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसकी मॉम उससे कितना नफरत करती है, फिर यहाँ पे ये प्यार क्यों दिखा रही है। तो टच ये सब कुछ याद करके रोने लगता और खुद को संभालता और कहता है मैं आपको नहीं जानता और मुझे कुछ भी याद नहीं मैं कौन हूँ। तो ये बात सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती है। तो टच की मॉम टच की पूरी बॉडी का स्कैन करवाती है और देखना चाहती है आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करते हैं और टच की फैमिली को बताते हैं इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर कुछ याददाश्त इसकी चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है और इसे रिकवर होने में काफी टाइम भी लग सकता है। अब ये कह नहीं सकते इसकी रिकवर कब होगी, लेकिन आपको इसे हर बात याद दिलानी होगी, शायद इससे जल्दी ये रिकवर कर जाए। तो ये बात सुनकर थाना तो शॉक्ड हो जाता है, उसे पता ही नहीं था किसे कुछ याद ही नहीं है और थाना इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि उसका बेटा उसे नहीं पहचानता और थाना अपने बेटे के पास जाता और कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते। तो टच कहता है नहीं मैं आपको नहीं जानता। तो ये सब कुछ देखकर टच की मॉम तो परेशान हो जाती और वो बाहर निकल जाती है। तो टच के डैड सोचते इसका मतलब इसे उस रात की कोई बात याद नहीं है जिस रात थाना का सेक्रेटरी थाना के पास आता और बताता है कि टच ने आपके और डॉक्टर परामोट की सारी बातें को रिकॉर्ड कर लिया था और वो पुलिस के पास दे सकता, आपके खिलाफ सबूत है उसके पास। और थाना टच से कहता भी तुम रिकॉर्डिंग कहाँ रखी हो मुझे दे दो, पर टच उसे नहीं देता है। तो थाना कहता अगर टच मुझसे चालाकी कर रहा है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तुम इस पे नजर रखना ये क्या करता है क्या नहीं, तब पता चल जाएगा ये झूठ कह रहा है कि सच की सच में इसकी याददाश्त चली गई है। आगे पास कहता है मैं टच के शरीर में आया हूँ, इसका मतलब यही है मेरे साथ जिसने भी गलत किया मैं उससे सजा दूँ। ये सारी बातें टच सोच ही रहा होता है। यहाँ पे माइंड आती है और कहती है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अब जल्दी रिकवर कर रहे हो और ठीक भी हो। तो टच कहता है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये बात सुनकर माइंड शॉक्ड हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती और घुमा देती है बात को और कहती है नर्स ने कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मुझे सारी बातें पता चली, क्या ये बात सच है। तो टच कहता हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं, एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं और कब मैं तुमसे प्यार करने लगा ये भी मुझे याद नहीं है। माइंड उसे बताती है मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी और मैं वापस आ गई, तब मेरे डैड ने कहा कि तुमसे शादी करने को। तो टच कहता तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गई शादी करने के लिए। तो माइंड कहती मैं क्यों तैयार नहीं होती ये बताओ। तो टच को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता और वो कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जिसे तुम प्यार करती थी और वो तुमसे शादी करना चाहता था और तुम उसके प्यार को इतनी जल्दी भुला गई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुमने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया। तो माइंड अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती है हाँ मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे प्रपोज किया है और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, तुम वो पर्सन हो जिससे मैं शादी करने वाली हूँ और कोई भी नहीं। तो टच कहता है क्या तुम सच कह रही हो। तो माइंड कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम कुछ और ही पूछ रहे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में आऊंगी। और ये बात कहकर माइंड बाहर निकल जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो टच के सामने ये जाहिर नहीं कर सकती कि वो पास से कितना प्यार करती है और माइंड को पता ही नहीं होता है कि टच के शरीर में पास की आत्मा है। इधर टच को बहुत बुरा लग रहा होता है कि माइंड उसे कैसे भूल सकती है, उससे उसने कितना प्यार किया था। एक्चुअली अभी टच के शरीर में ही पास की
आत्मा है, इसीलिए उसे टच ही कहा जा रहा है। आगे सारी बातें माइंड नन को बता देती है तो नन कहता है तुम जो कर रही हो माइंड, इसमें बहुत ही खतरा है, मैं नहीं चाहता तुम अपनी लाइफ रिस्क में डालो। तो यहाँ पे माइंड कहती है मेरी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल नहीं सकती। और उस बंदे ने भी कहा था कि टच के पास वो वीडियो है जिसमें कि सारे सबूत है, मेरी मॉम के साथ क्या हुआ वो टच ही बता सकता है, इसलिए मुझे उसके करीब जाना होगा। तो नन कहता तुम्हें पता था ना कितना खतरनाक है, तुम उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगी और टच के बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता। तो माइंड कहते तुम टेंशन मत लो, मैं खुद को बचा के सारा काम करूंगी और मैं कभी भी उस टच से प्यार नहीं करूंगी। हमारी शादी तो हो रही है पर मैं अपने बदले के लिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने मॉम के कातिल तक पहुँच सकूँ। तो नन कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालना। आगे टच की मॉम मोबाइल लेके टच के पास जाती है और कहती है बेटा ये रहा तुम्हारा मोबाइल, सारा डाटा ट्रांसफर हो चुका है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कहाँ की तस्वीरें हैं और तुम्हें कुछ याद आया? मुझे ये जानना है, तुम्हें ये याद नहीं आ रहा मैं तुम्हारी मॉम हूँ? तो टच कहता आपका तो एक बेटा और था ना पास जिसके साथ आपने कितना गलत किया, आप लोगों ने तो उसका फेयरवेल भी नहीं मनाया, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सब कुछ करने में बुरा नहीं लग रहा? उसके साथ कितना गलत हुआ, मुझे तो बुरा लग रहा है, उसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई। तो टच की मॉम कहती मैंने पास के साथ कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने ऑर्डर किया था। तो ये बात सुनकर टच हंसने लगता और कहता है आप तो कुछ करती कहाँ है, बस आपके रहते सब कुछ हो जाता है, आप तो उससे प्यार भी नहीं करती थी इसलिए तो उसके साथ इतना गलत होने दिया। तो वो कहती तुम पास के बारे में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें बात नहीं करनी मुझसे तो साफ साफ मना कर दो। और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर टच घर आता है पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी मॉम उसे प्यार लुटाना चाहती है पर टच अपने पास अपनी मॉम को आने भी नहीं देता है। और टच जाके अपनी नैनी को गले लगा लेता है क्योंकि बचपन में पास को उस नैनी ने काफी प्यार किया था। ये सब कुछ देखकर टच की मॉम को बुरा भी लगता है पर वो नैनी को याद रखता है। तो ये बात टच की मॉम को चुभ जाती है कि एक नैनी का नाम इसे याद है पर अपनी माँ इसे याद नहीं है और उसे प्यार करना चाहती है पर टच कहता है मुझसे दूर रहिए। आगे टच घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी अच्छी सी फैमिली की फोटो रहती है पर पास की कहीं पे भी तस्वीर नहीं रहती। ये सब कुछ देखकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है और टच कह भी देता अगर पास यहाँ पर आ गया तो उसकी तो एक भी तस्वीर नहीं है। तो टच की मॉम कहती तुम बार बार पास के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर माइंड आ जाती है कुछ सामान लेकर ताकि वो टच के करीब जा सके। तो यहाँ पर टच कह भी देता है लगता है इसे तो इतनी जल्दी है मुझसे शादी करने के लिए, इसे सब्र ही नहीं हो रहा इसलिए मेरे घर तक आ गई। तो माइंड स्माइल करती है और कहती है मुझे अंकल ने कहा है तुम्हारी देखभाल करने की, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम घर आ चुके हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तो टच कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो टच की मॉम कहती है तुम्हें सुनाई दे दिया ना टच ने क्या कहा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा बेटा तुम्हें देखना नहीं चाहता है। पर माइंड कहीं नहीं जाती, ढीठ की तरह वहीं पर रहती है। आगे टच पास के रूम जाने वाला होता है। टच की मॉम कहती है बेटा तुम्हारा वो रूम है। तो टच अपने रूम चला जाता, अपने मॉम की कोई हेल्प नहीं लेता और कहता है मुझसे दूर रहिए। आगे माइंड फिर से ऊपर आ जाती है और आंटी को वो फोन धरा देती है और कहती है अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। तो थाना रैम को कहता है कि तुम उसे उसका काम करने दो, उसे टच के करीब जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है समझी तुम, क्योंकि मैंने ही कहा है उसकी देखभाल करने को। तो रैम ये सबको सुनकर शॉक्ड हो जाती और वो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो थाना के खिलाफ नहीं जा सकती। और माइंड सीधा टच के रूम चली जाती है और वहाँ जाकर टच को कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ ताकि तुम नहा सको। तो टच कहता मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ पर तुम ढीठ की तरह मेरे आगे पीछे मंडराती रहती हो, मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। और तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे शादी के लिए इतना डिस्परेट क्यों होते जा रही हो? मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो माइंड स्माइल करती और कहती है लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और माइंड कहती है अब इन सारी बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो मैं काम करने के लिए पहले वो तो कर लूँ। तो ये सब कुछ देखकर टच तो दंग रह जाता है, आखिरकार माइंड कर क्या रही है। और माइंड टॉवल लेने के लिए उसके बेडरूम में चली जाती है और वहाँ पे वो तौलिया ले लेती है और रूम की चेकिंग करने लगती है कहीं पे वो कैमरा यहीं पर तो नहीं है जिसे लेकर टच वहाँ से भाग गया था, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। आगे माइंड टच के पास जाती है और उसके शर्ट को खोलने लगती है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके नहाने में। तो ये सब कुछ देखकर टच तो शॉक्ड हो जाता है कि माइंड ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इससे कितना प्यार करता था और ये क्या कर रही है। आगे माइंड टच के शर्ट को खोल देती है तो टच उसे टीच करने के लिए कहता है जब तुमने इतना खोल ही दिया है तो नीचे का भी खोल दो। पहले तो ये बात सुनकर माइंड हैरान हो जाती है पर खुद पर काबू रखकर वो कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पर टच उसे रोक देता और कहता है रहने दो। तो माइंड सीधा बाथरूम चली जाती है और वहाँ जाकर खुद को संभालती है कि तभी वहाँ पर टच आ जाता है बिना कपड़ों के। उसे देखकर वो तो हैरान हो जाती है और माइंड टच से कहती है मैंने तुम्हारे लिए बाथटब में नल को खोल दिया, वो धीरे धीरे पानी भर जाएगा, तुम इसमें नहा लेना। तो टच कहता क्यों ना तुम भी मेरे साथ ही नहा लो। तो माइंड कहती हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहा सकती, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे के साथ तो ये कर ही सकते हैं ना।
और शादी के बाद तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही नहाना है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं तुम्हारे करीब तो जा ही सकती हूँ। और माइंड टच के करीब जाने लगती, उसके बॉडी को टच करने लगती है तो टच को बहुत ही बुरा लग जाता है और माइंड का हाथ पकड़ता उसे खींचकर रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है यहाँ से चली जाओ, दोबारा वापस मत आना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, समझी तुम। तो माइंड कहती पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तो टच कहता मैंने तुम्हें बार बार कहा है ना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और ये बात कहकर टच अपने रूम में चला जाता था। वहाँ पर टच की मॉम आ जाती है और कहती है जब वो तुम्हें कह रहा तुम मुझसे दूर चली जाओ, तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनती। आगे टच रूम में जाता और कहता है कि माइंड इतना चेंज कैसे हो सकती है, वो क्या कर रही है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तभी माइंड के मोबाइल पे नन का कॉल आ रहा होता, उसके कॉल को टच उठा लेता और नन कहता है माइंड तुम कहाँ पे हो, आज रात हमें मिलना है। ये सब कुछ देखकर वो तो हैरान हो जाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि माइंड करना क्या चाहती है। आगे माइंड को टच की मॉम सुनाने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम मेरे बेटे के करीब क्यों जा रही हो, ये बिजनेस डील के लिए ना, इससे तुम उसके करीब जा रही हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम मेरे बेटे से दूर क्यों नहीं रहती हो, जब वो बार बार कह रहा है कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहता है। तो माइंड कहती है जैसा मुझे अंकल ने करने को कहा मैं वैसा ही कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपके हस्बैंड मुझे करने को कह रहे हैं। तो टच के मॉम कहती है इसका मतलब तुम्हारे लिए शादी एक बिजनेस डील है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो माइंड कहती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं अंकल थाना करवा रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आगे माइंड कहती है मुझे पता है कि आपको टच की चिंता हो रही है, इसीलिए आप मुझे सारी बातें कह रही है। मुझे पता है कि टच बहुत ही भाग्यशाली है कि उसकी माँ उससे इतना प्यार करती है, लेकिन कुछ बच्चों की माँ तो अपने बच्चे से नफरत ही करती है। तो टच की मॉम कहती तुम कहना क्या चाहती हो। तो माइंड कहती मैं तो ये कहना चाहती हूँ कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं बेसहारा होते हुए। तब यहाँ पर टच आ जाता और माइंड से कहता है अपना मोबाइल किसी के रूम में इस तरह छोड़ा मत करो, ये लो। आगे टच कहता है मुझे हर जगह जाना है ताकि मुझे कुछ याद आ सके। तो यहाँ पर टच की मॉम कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर टच कहता है मुझे आपके साथ नहीं जाना, मेरी जो फियांसे होने वाली ये मेरे साथ चलेगी। और वो माइंड के साथ चला जाता है।